नमस्कार। नमस्कार। आप सबको लोकतंत्र के महापर्व के दिन की बहुत बधाई। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन वही होता है जिस दिन मतगणना, मतदान, इनसे जुड़े हुए दृश्य सामने आते हैं। यूं ही नहीं, इस देश में इन चीजों को महापर्व कहा गया है। महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व। जिस दिन वोट पड़ते हैं, जिस दिन वोट गिने जाते हैं, जिस दिन वोट का हिसाब होता है। और वोट का अधिकार किसी भी देश के, किसी भी लोकतांत्रिक देश का सबसे बुनियादी अधिकार है। वोट का अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक देश का सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी अधिकार होता है। और वोट के अधिकार से ही फैसले होते हैं कि आखिर उस लोकतंत्र का भविष्य क्या है। आज का दिन यानी 4 जून, आज का दिन इस लिहाज से पूरे देश के लिए बहुत अहम है। थोड़ी देर में जैसे ही हमने ये लाइव शुरू किया है, पूरे देश में मतगणना शुरू हो गई है। बैलेट पेपर खोले जा रहे हैं। बैलेट पेपर से अब गिनती शुरू कर दी जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, जो ईवीएम मशीन है उस मशीन से गिनती शुरू कर दी जाएगी। और कुछ ही देर में, दोपहर तक जाते जाते रुझान सामने आ जाएंगे कि अब इस देश में, लोकतंत्र में, कौन से लोग राज करेंगे और कौन विपक्ष में बैठेगा। और किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए यह बहुत बड़ा दिन होता है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पूरे देश की आवाम को लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व, महापर्व की बधाई देता हूं। और इस उम्मीद में बधाई देता हूं कि सब कुछ होगा। कोई दल जीतेगा, कोई दल हारेगा, कोई सत्ता में बैठेगा, कोई विपक्ष में बैठेगा, लेकिन लोकतंत्र जीतना चाहिए। लोकतंत्र पर यकीन मजबूत होना चाहिए। जनता में अपने देश के लोकतांत्रिक संस्थान के ऊपर और ज्यादा विश्वास पैदा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी यह देश मजबूत होगा। और इसी उम्मीद में मैं पूरे देश को इसकी बधाई देता हूं। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। दुनिया का सबसे महंगा चुनाव, एक रिपोर्ट थी जिसमें यह पता चल रहा था कि जाने कितने, कई हजारों, लाखों, करोड़ रुपए इस चुनाव में खर्च हुए। और यह चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। दुनिया का सबसे महंगा चुनाव, दुनिया का सबसे लंबा चुनाव, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव। लाखों लोगों ने गर्मी में, भीषण प्रचंड गर्मी में मेहनत की। पुलिस के लोगों ने, सिपाहियों ने, अधिकारियों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, मतदाताओं के साथ जो सरकारी अमले लगे थे, जिन्हें वोट डालना था, उन सब ने बहुत मेहनत की। नेताओं ने मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, जनता ने मेहनत की। लेकिन आज जो बात होनी है वो इस बात पर होनी है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने गलती से सीख ले ली है। और सीख ले ली कि चुनाव गर्मी में नहीं कराए जाने चाहिए, 1 महीने पहले हो जाने चाहिए थे। वह चुनाव आयोग जो पूरे चुनाव कहीं दिखा ही नहीं,
लोग मछली, मटन, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएगा, मुसलमान लूट ले जाएंगे, सब कुछ ये सब करते रहे और चुनाव आयोग चुप बैठा रहा, क्योंकि वो शायद चुनाव आयुक्त अपना शायरी लिख रहा था, वो कविता लिख रहा था जो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनानी थी। ये सबसे बड़ा विरोधाभास और विडंबना इस देश के साथ है। और इसलिए आज मैं आपको अपनी जमीनी सच्चाई और जमीनी हकीकत जो मैंने अपनी आंखों से देखा इस आम चुनाव में, वो आपसे साझा करने आया हूं और सुबह सुबह साझा कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ी देर में उधर मतगणना शुरू हो जाएगी, आप लगातार देखना शुरू कर देंगे और हम भी बीच बीच में आपको बताते रहेंगे कि क्या चीजें चल रही हैं, किस दिशा में चल रहा है। जैसे मतगणना जैसे ही शुरू हो रही है, शुरू में पोस्टल बैलेट की तरफ से आ रहा है कि एनडीए 7 सीटों पर आगे है और इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर आगे है। पूरे देश में 10 सीटों का पूरा रुझान आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों का रुझान आया है और दोनों एनडीए आगे। बिहार में 1 सीट, वहां भी एनडीए आगे। मतलब ये जो रुझान आ रहा है वो पोस्टल बैलेट का आ रहा है निश्चित रूप से, और इस तरह की चीज़ों में आगे पीछे वो होते रहेंगे, लेकिन जो अलग अलग जगहों पर आ रहा है। अब जैसे इंडिया टीवी न्यूज़ 24 एक चैनल है, उस पर रुझान जो दिख रहा है, एनडीए 10 सीटों पर आगे और इंडिया गठबंधन 16 सीटों पर आगे। ये देखिए 18 सीटों पर आगे। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं उतनी देर में देखिए पोस्टल बैलेट का रुझान आपके सामने स्क्रीन पर है। तो इंडिया टीवी न्यूज़ 24 कह रहा है कि एनडीए 10 सीटों पर आगे और इंडिया गठबंधन 18 सीटों पर आगे। अभी जस्ट पोस्टल बैलेट खुले हैं, जस्ट अभी पोस्टल बैलेट खुले हैं, और पोस्टल बैलेट खुलने के बाद अब धीरे धीरे ये गिनती आगे बढ़ेगी और बीच बीच में हम आपसे बताते रहेंगे, हम आपसे साझा करते रहेंगे। लेकिन कुछ जमीनी सच्चाई और जमीनी हकीकत आपसे बात करनी है। अभी बिल्कुल शुरुआत है, इसलिए आधे घंटे का ये लाइव है मेरा। 8 बजे मैंने शुरू किया, 8:30 बजे से बंद कर दूंगा। लेकिन इस बीच में मुझे जो कहना है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए अपने पूरे परिवार, अपने लोगों के सामने जो लगभग 9 लाख पहुंचने वाले हैं उन्हें भी बधाई देते हुए कह रहा हूं। मुझे नौकरी से जब निकाल दिया गया सरकार के इशारे पर, तमाम तरह के लोगों के साजिश के तहत, तो मेरे सामने ये विकल्प था कि मैं गिड़गिड़ाऊं, दौड़ूं, झुक जाऊं। मैंने कहा एक नौकरी के लिए इतना कुछ करना ठीक नहीं। जिन उसूलों, जिन सिद्धांतों, जिन विचारधाराओं को हमने पढ़ा है, समझा है, जाना है, उसने ये हिम्मत दी कि आप सही हैं तो गलत के साथ क्यों देना, तो क्यों ना सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जिम्मेदारी को निभाया जाए। इसलिए इस चुनाव में मैं जमीन पर रहा। पिछले 2.5 से 3 महीने मैंने जमीन पर काम किया, देखा, घूमा। उत्तर प्रदेश का पूरे 7 चरण में, पहले चरण से लेकर के 7वें चरण तक लगातार मैं घूमता रहा, दौड़ता रहा, लोगों के बीच रहा, लोगों से बात करता रहा, लोगों की बातें सुनता रहा, नेताओं के बीच में रहा, कार्यकर्ताओं के बीच में रहा, जनता के बीच में रहा, मीडिया कर्मियों के बीच में रहा। और वहां क्या हो रहा था, माहौल बिल्कुल अलग था। साफ तौर पर 2 विचारधाराओं की लड़ाई थी, 2 तरह के लोग आमने सामने थे। एक तरफ वो विचारधारा खड़ी थी जिसके जिसके पास पैसा है, देश का सबसे ज्यादा पैसा जिस विचारधारा के लोगों के पास था, बीजेपी, एनडीए। देश का सबसे ज्यादा पैसा उनके पास, देश में सबसे ज्यादा ताकत उनके पास, पूरी की पूरी मीडिया जो एग्जिट पोल वाली मीडिया है वो उनके पास, सत्ता प्रशासन उनके इशारे पर नाचने के लिए तैयार बैठा। और उनके मुद्दे क्या थे, मछली, मटन, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे, मुजरा कर रहे हैं, आरक्षण छीन लेंगे, आपका सारा छून करके मुसलमानों में बांट देंगे। ये एक नैरेटिव चल रहा था। काम पर वोट नहीं मांगा जा रहा था, नाम पर वोट मांगा जा रहा था। कर्म पर बात कम हो रही थी, धर्म पर बात ज्यादा हो रही थी, और बांटने की चीजें एक साथ दिखाई जा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे खेमे के लोग थे जो ये कह रहे थे कि जिनके पास पैसा नहीं था, कम था,
जिनको कई तरह के संसाधनों की कमी से जूझना पड़ा, जिनके पास सत्ता नहीं थी, जिनके पास पुलिस प्रशासन का बैकअप नहीं था, जिनके पास मीडिया नहीं थी जो उनके पक्ष में माहौल बनाती, झूठ को सच कह करके दिखाती, फिर भी वो लोग चुनाव लड़े। किन मुद्दों पर चुनाव लड़े? कि हम आएंगे तो महंगाई बेरोजगारी की कम करेंगे, अग्निवीर खत्म करेंगे, पेपर लीक। अगर आप मुझसे पूछें कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा था चुनाव का, तो मैं कहूंगा 3 मुद्दे सबसे बड़े थे पूरे देश और उत्तर प्रदेश में चुनाव के। सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा था संविधान का। आम जनता तक ये मैसेज पहुंच गया था कि ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे। और इसलिए मेरा मानना है कि बियॉन्ड द कास्ट लाइन, बियॉन्ड द पार्टी लाइन, इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, कमजोर, मजलूम, वंचित, शोषित, पीड़ित जितने भी तरह के लोग हैं, उन लोगों ने संविधान को बचाने के नाम पर इंडिया गठबंधन को वोट किया है। जो लड़ता हुआ दिख रहा था, जो सामने खड़ा दिख रहा था, जो आंख में आंख डाल करके दिख रहा था, उस इंडिया गठबंधन को संविधान के मुद्दे पर सारी बाधाओं को तोड़ करके बड़ा समर्थन मिलता दिखा है। और लोगों के बीच ये बात चली गई थी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के वोटर रहे हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे हों, चाहे किसी और क्षेत्रीय दल के वोटर रहे हों, उन्होंने कहा कि यार ये चुनाव तो संविधान को बचाने का चुनाव बन चुका है, बाकी चीजें रहेंगी तो हम देख लेंगे। इसलिए उन्हें यह लगा कि इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, इसलिए बड़ी तादाद में इन तबकों ने जो संविधान को अपना पैरोकार मानते हैं, उन लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। पहला मुद्दा अगर आप मुझसे पूछेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण रहा, वो संविधान का मुद्दा रहा। दूसरा मुद्दा नौजवानों का था, जैसे अग्निवीर, पेपर लीक। इन मुद्दों में बहुत ताकत थी, इन मुद्दों में बहुत जान थी, इन मुद्दों में बहुत पोटेंशियल था, इन मुद्दों में बहुत तरह की चीज़ें थी जो गांव गांव के लोगों तक, आम जनता तक चीज़ों को जोड़ रही थी, समझ रही थी, पहचान रहे थे। और लोग, नौजवान, किसी भी जाति बिरादरी का नौजवान हो, किसी भी तबके का नौजवान हो, वो पेपर लीक से, वो अग्निवीर से, वो नौकरी के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर मन बना चुका था कि सरकार ने कुछ भी हमें किया नहीं, कुछ भी हमें दिया नहीं। इसलिए वो इन सवालों पर बहुत मजबूती से बीजेपी से नाराज और खफा था। और तीसरा मुद्दा किसान और महंगाई का था। इससे जनता त्रस्त है। खेती किसानी में भले लोगों को ये न लगे कि उनकी नाराजगी क्या है, उनके गुस्से क्या हैं, लेकिन वो बहुत परेशान थे, वो बहुत बेचैन थे। और इसलिए जो खेती और किसानी का मुद्दा था, इसको लेकर के एक बहुत आक्रोश जनता के बीच में था। महंगाई को लेकर के आक्रोश था और जनता खुद चाहती थी कि यार ये जाए। दूसरी बात, इस पूरे चुनाव को जो मैंने बहुत करीब से देखा, जनता बहुत चुप थी, खामोश थी, बहुत वोकल और उत्तेजक चुनाव नहीं था। ये चुनाव चुपचाप हुआ। इसलिए भी ये उम्मीद करना कि एग्जिट पोल के नतीजे सही हो जाएंगे, ये तो ज्यादती लग रही है। कोई उत्साह उत्तेजना नहीं है बीजेपी के समर्थकों में भी। अचानक से जब एग्जिट पोल आया, तब से वो उत्तेजक हो गए कि नहीं हम तो मोदी 3.0 हो रहा है। ये जमीन पर कहीं था ही नहीं। 50 डिग्री टेम्परेचर पर विपक्षी दलों की रैलियों के बीच में गया और मैंने देखा कि 50 डिग्री टेम्परेचर, चाहे वो अखिलेश यादव जी की रैली हो, चाहे वो ज्वाइंट रैली हो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, अप्रत्याशित भीड़, इतनी ज्यादा तापमान पर भी लोग दीवानगी की तरह खड़े होकर के देख रहे थे अपने नेताओं को। और कोई ऐसी वीडियो तस्वीर आपके पास अगर आई हो जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, इनकी रैलियों में जो अप्रत्याशित भीड़ आई हो, कहीं अगर आपको दिख जाए तो बताइएगा। कहीं उनके चेहरे पर एक उत्तेजना, एक उत्साह, एक उम्मीद दिख जाए तो बताइए। वो जमीन पर कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। जो पार्टी कैडर था बीजेपी का, जो आरएसएस के लोग थे, वो चुपचाप अपना काम कर रहे थे। तो जनता तो कहीं ऐसे दिख ही नहीं रही थी। जनता नाराज जरूर थी, जनता परेशान थी कि वो होगा क्या। इसलिए मेरा मानना है कि चुनाव ऐसा कतई इसका रिजल्ट नहीं आने वाला है जैसा एग्जिट पोल दे रहा है। और अगर ऐसा दे रहा है तो ये अप्रत्याशित नहीं है कि ये बेईमानी से होगा।
और यूं ही नहीं इलेक्शन कमीशन पर इतने गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, यूं ही नहीं समाजवादी पार्टी को कड़े निर्देश देने पड़े अपने कार्यकर्ताओं को कि भाई वोट की लूट से बचा लेना, यूं ही नहीं आरजेडी को ये कहना पड़ा कि अगर बेईमानी हुई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, यूं ही नहीं कांग्रेस पार्टी को कहना पड़ा कि लूटने नहीं देंगे हम। ये होगा अगर इस देश में, और चंद घंटों में ये सब तस्वीरें देश के सामने आने लगेगी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी थी कि जो हमने अपनी आंखों देखा, जो हमने जमीन पर देखा, जो हमने लोगों के बीच जाकर देखा, जो हमने राजनीतिक दलों को बहुत करीब से देख करके समझा, पहचाना, इसमें तो कहीं से वो बात नहीं दिख रही थी कि जो आप 300 पार, 350 पार, 400 पार ले आ रहे हैं। इसलिए ये पूरा का पूरा चुनाव संविधान बचाने का चुनाव हो गया था, ये पूरा का पूरा चुनाव आरक्षण बचाने का चुनाव हो गया था, ये पूरा का पूरा चुनाव सामाजिक न्याय पर हो गया था, किसान नौजवान के नाम पर हो गया था, ये पूरा का पूरा चुनाव विचारधारा की लड़ाई में तब्दील हो गया था। और इसलिए ये चुनाव परिणाम कतई नहीं आएंगे। अब मैं थोड़ा सा बीच बीच में आपको अपडेट भी देता रहा हूं, जितने लोग 400-500 लोग जो हमें देख रहे हैं हमारे चैनल पर, उन लोगों को भी अपडेट देता रहूं। वही न्यूज़ 24 चैनल है जिसने बढ़त जो दिखाई है, 25 सीटों पर एनडीए आगे और 55 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे। एक चैनल है दीपक शर्मा का, वो ये दिखा रहा है कि 11 सीटों पर एनडीए आगे, 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे। एबीपी न्यूज पोस्टल बैलेट में 60 सीटों का दिखा रहा है कि आंकड़ा आ रहा है, और 60 सीटों में से 21 सीटों पर एनडीए आगे, 37 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे। अब देखिए क्या दृश्य दिख रहा है, मैं एक एक करके सिलसिलेवार जहां जहां मुझे नजर आ रहा है मैं दिखा रहा हूं। एक चैनल है रेड माइक, इसने 117 सीटों का आंकड़ा दिखाया है, जिसमें 70 पर बीजेपी आगे, 45 पर कांग्रेस प्लस आगे, ये दिखा रहे हैं। यूपी तक और बिहार तक का है। बिहार के नतीजे में 40 सीटों में से 3 पर एनडीए आगे, 5 पर इंडिया गठबंधन आगे बिहार में। इस तरह की खबरें सामने दिख रही हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो लल्लन टॉप दिखा रहा है 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे, 51 सीटों पर एनडीए आगे। कांटे की टक्कर चल रही है। टीवी 9 पर थोड़ा सा बदल दिया है, 35 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे, 80 सीटों पर एनडीए आगे। एकदम लड़ाई कहीं ऊपर कहीं नीचे, इस तरह की चीज़ों को चल रही हैं। और इस तरह से अगर आप देखेंगे कि कितना बदलाव, कितना वेरिएशन दिख रहा है। फिर से कह दूं, ये पोस्टल बैलेट खुला है। पोस्टल बैलेट में आज की तारीख में, जैसे एबीपी न्यूज़ में अभी देख रहा हूँ, 66 सीटों का यह आंकड़ा दे रहा है। 23 सीटों पर एनडीए आगे, यानी नरेंद्र मोदी का, 41 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे। न्यूज़ 24 अब जो सीटें दे रहा है, 26 पर एनडीए आगे, 60 पर इंडिया गठबंधन आगे। तो इस तरह से अभी ऊपर नीचे होता चलेगा, चीजें बदलती जाएंगी। लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो आपसे कह देना चाहता हूं। और मैंने जो अपनी आंखों से देखा, पुलिस प्रशासन, इन सब पर टीवी चैनल वाले जो दिखा रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। जमीन पर जनता चुनाव लड़ रही थी, जनता ने मन बना लिया था। जनता कह रही थी कि भैया ये संविधान बदलने की बात आपने की ही क्यों। इसलिए जनता के पक्ष में पूरा चुनाव खड़ा है। और मेरे दल का यकीन ये कहता है, मेरा सिक्स सेंस ये कहता है, मैंने जो जमीन पर देखा उसके मुताबिक मेरा अनुभव ये कहता है कि इस बार सरकार बदलना पूरी तरह से तय है। रोटी पलटी जा रही है, क्योंकि रोटी जल रही थी जिसे जनता ने जलता हुआ देख लिया। रोटी जल रही थी जिसे जनता को खाना था, इसलिए उसने पलटने का मन बना लिया। और उत्तर प्रदेश, जिसको लेकर के मैं सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के मैं अनुभव रखता हूं कि मैं करीब 40-45 लोकसभा सीटों पे गया, नजदीक से देखा। उत्तर प्रदेश में जनता बीजेपी के खिलाफ खड़ी है। और मैं अपने आंकड़े में यह कहूं कि 20 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी जीत रही है, और 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जिन पर लड़ाई इतनी तगड़ी है जिसमें समाजवादी पार्टी को बढ़त है उन्हें। और इस तरह से मैं, अगर आप चाहें तो गिनवाऊंगा, पहले चरण से अगर निकलें तो कैराना, मुरादाबाद, रामपुर, उसके बाद बदायूं, मैनपुरी, एटा, कन्नौज,
फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी, फिर आगे बढ़ते जाइए झांसी और जालौन, गजब की लड़ाई है। फिर और आगे जैसे बढ़ते जाएंगे बरेली, आंवला, एटा, उसके नीचे आइए इटावा में लड़ाई बहुत तगड़ी है। फिर बुंदेलखंड से ऊपर आइए कानपुर, अकबरपुर जो सीट है उसके ऊपर बढ़ते चले जाइए। अयोध्या सीट पर आश्चर्यचकित न होइएगा अगर बीजेपी हार जाए चुनाव, तो ये मेरा मेरा जमीनी अनुभव आपसे साझा है। फिर आप बाराबंकी सीट बीजेपी हार रही है, गोंडा बीजेपी लड़ाई में बहुत फंसी हुई है, श्रावस्ती इंडिया गठबंधन भारी है, बहराइच भारी है, अंबेडकर नगर जीत रहे हैं, प्रतापगढ़ जीत रहे हैं, सुल्तानपुर जीत रहे हैं, उसके बाद मोहनलालगंज जीत रहे हैं। लखनऊ में थोड़ी चुनौती मिली है लेकिन लखनऊ में मैं बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहा हूं। बनारस बीजेपी जीतेगी लेकिन इलाहाबाद बीजेपी हार रही है। फूलपुर लड़ाई में है, भदोही लड़ाई में है। और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि गाजीपुर जीत रहे हैं, लालगंज जीत रहे हैं, जौनपुर जीत रहे हैं, मछली शहर जीत रहे हैं। और आगे बढ़िए तो आजमगढ़, उसके बगल में मऊ घोसी की सीट बहुत अच्छी सीट है जो निकल सकती है। बलिया में गजब की फाइट है और ये बलिया वाला प्रत्याशी कहा था अगर धांधली हुई तो फिर देख लेना। गोरखपुर बीजेपी भारी है लेकिन टक्कर है। कुशीनगर में इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट भारी है। डुमरियागंज में भारी है। महाराजगंज में लड़ाई है। करीब 40 सीटें ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी के लोग या तो जीतने की स्थिति में या कड़ी चुनौती देते हुए बीजेपी की परेशानी का सबब बने हुए हैं। 40 में 20 भी ना आए, 25 भी ना आए, 30 भी ना आए तो क्या ये निष्पक्ष तटस्थ चुनाव माना जाएगा? अब ये देखना थोड़ी देर में सब सामने आ रहा है। मैं कुछ कमेंट पढ़ना चाहूंगा। आपके कुछ सवाल हो तो मुझसे पूछिए, अगले 10 मिनट में आपके साथ हूं। फिर मैं अलग अलग चैनलों के डिबेट में जाऊंगा। लेकिन मैंने इस चुनाव को, बहुत शानदार चुनाव था, कमाल का अनुभव मेरे लिए। मैंने 2.5 महीने इस चुनाव को करीब से देखा है, प्रत्याशियों के करीब से देखा, जनता के पास जाकर देखा, चुनाव मैनेजमेंट को बहुत करीब से देखा, मैनिफेस्टो बनाने को बहुत करीब से देखा। एक विपक्षी दल जिसका सबसे बड़ा नेता, उसकी कोर टीम में बैठ करके आप देखें, समझें कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है, चुनाव कैसे कोई जनता में विपक्षी दल विश्वास पैदा कर रहा है, वो भाषण के मुद्दे कैसे चुनता है, वो जनता को एड्रेस कैसे करता है, ये सब बहुत करीब से देखने को मिला। कमाल का अनुभव मेरे लिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं बीजेपी और आरएसएस वालों का कि उन्होंने नौकरी से निकाल करके जो सजा दी उसको मैंने अपने लिए तमगा बनाया और मैंने इस लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव को बहुत करीब से देखा है। इसका अनुभव का नाज मुझे हमेशा रहेगा। और ये बहुत कुछ सिखाने वाला चुनाव था, बहुत कुछ सीखा है इस चुनाव में, उस पर भी बात करते रहूंगा। तब तक आपके मन में कोई सवाल हो तो अब अगले 7-8 मिनट आपके सवालों पर बात करेंगे। धीरज जी, नवनीत जी, जय भीम। अजीत कुमार जी, चंदौली में भी कड़ी फाइट है। चंदौली को लेकर के भी वहां पर वीरेंद्र सिंह जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो बहुत तगड़ा फाइट दे रहे हैं, क्योंकि महेंद्र नाथ पांडे से खुद वहां की जनता नाराज है और चाहती है कि वो 10 साल कुछ नहीं किया, उन्हें हराए। तो चंदौली पर तो मेरा आकलन ये है। और कुछ आप सवाल करें तो मैं बताऊंगा। फतेहपुर सीट पर क्या ख्याल है? तोमड़ा का ये कमेंट है। फतेहपुर सीट में मैं गया हूं, मैंने करीब से देखा है। फतेहपुर भी एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के अपने सांसद के खिलाफ है और वहां जो कैंडिडेट दिया है समाजवादी पार्टी के पीडीए ने, प्रदेश अध्यक्ष रहे नरेश उत्तम पटेल, और कुर्मी समाज को 10 से 11 सीटें बीजेपी समाजवादी पार्टी ने दी हैं। और कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं नरेश उत्तम पटेल, उनको एक बहुत मजबूत दावेदारी वहां फतेहपुर में मिली है। और अगर सब ठीक रहेगा तो फतेहपुर सपा जीतेगी। आजमगढ़ के लिए क्या ख्याल है? मनोज चौहान जी पूछ रहे हैं। आजमगढ़ में तो मामला एक तरफा होना चाहिए, मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी के पक्ष में होना चाहिए। सलेमपुर में भी फाइट है। सलेमपुर चुनाव अच्छा है, विश्वजीत जी कह रहे हैं। सलेमपुर में बीजेपी फंसी हुई है। भदोही का अपडेट सुनील सिंह पूछ रहे हैं। भदोही में केवल एक मुश्किल आई, केवल 2 डाली 3 पत्ता चुनाव निशान पर, इसकी वजह से थोड़ी सी एक दिक्कत आई है, वरना भदोही का चुनाव बहुत शानदार है और भदोही के चुनाव में कड़ी टक्कर है।
बिजनौर नगीना नगीना सीट में चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के लोगों में बहुत दीवानगी है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि अभी वहां लड़ाई है। गोरखपुर का क्या हाल है? गजब यादव पूछ रहे हैं। गजब जी, गोरखपुर में तो काजल निषाद ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, लेकिन गोरखपुर चूंकि किसका मठ है वहां जान रहे हैं, वहां मजबूत बीजेपी आज की तारीख में है। खीरी और धौरहरा धौरहरा सीट तो बहुत मजबूती से नहीं लड़ पाए, लेकिन लखीमपुर खीरी सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भारी है। ये मेरा अपना है। इलाहाबाद, धीरज यादव कह रहे हैं इलाहाबाद में उज्जवल रमण सिंह और समाजवादी पार्टी, और चूंकि वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत मजबूती से इलाहाबाद सीट लड़ी गई है, और इलाहाबाद सीट आज की तारीख में जीतनी चाहिए इंडिया गठबंधन को। जालौन में भी AK आदर्श पूछ रहे हैं, जालौन में भी बहुत मजबूत वहाँ पर लड़ाई है, जालौन में भी टक्कर है। बलिया सीट पर समीकरण बदल गया है। बलिया सीट गज का जातीय समीकरण बदल गया है और वहाँ के प्रत्याशी के मिजाज के चलते बलिया सीट अब कांटे की टक्कर में आ गई है, और हमारा मानना है कि वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में झुकी हुई है। मार्जिन कम होगा, मार्जिन पर देखना होगा क्या किस दिशा में जाता है। बदलापुर तो पता नहीं बदलापुर कौन सी सीट है, मुझे लगता है आप जौनपुर मछली शहर 2 सीटें हैं, और दोनों सीटें इंडिया गठबंधन भारी है। दोनों सीटों पर बाबू सिंह कुशवाहा को बड़ी तादाद में जौनपुर में समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रिया सरोज की पासी समाज को 4 टिकट दिया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव की PDA की इंजीनियरिंग ने तो कमाल का पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को बदल कर रख दिया। जिस उत्तर प्रदेश को लोग मान रहे थे कि सबसे कमजोर होगा, बीजेपी के सामने सबसे कमजोर रहेगा, अखिलेश यादव जैसे एक दूरदर्शी नेता ने PDA के जरिए संविधान बचाने की लड़ाई को अपना स्लोगन बना लिया, और टिकट वितरण अब तक के इतिहास का सबसे शानदार टिकट वितरण था। उसे यादव और मुस्लिम की पार्टी कहा जाता था। उन्होंने सबसे कम टिकट यादव और मुसलमानों को दिया, और PDA की बात केवल अपने भाषणों में नहीं की, उन्होंने हक और अधिकार दिया PDA को। 11 टिकट कुर्मी समुदाय को, 7 टिकट कुशवाहा समुदाय यानी मौर्य, शाक, सैनी और कुशवाहा को 7 टिकट दिया। वर्मा, पटेल और कुर्मी समाज को 11 टिकट दिया। 6 टिकट दिया पासी समाज को, 6 टिकट दिया निषाद समाज को, 4 टिकट दिया जो है दलित समुदाय को, 2 टिकट ऐसा है मेरठ और अयोध्या जिसमें सामान्य की सीट पर दलित कैंडिडेट उतारे हैं, और दोनों सीटें जीत रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो मेरठ भी जीतेगी समाजवादी पार्टी और अयोध्या भी जीतेगी, और ये कमाल होगा। बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर लोहिया के साथ जोड़ लिया, और देखिए 2 सामान्य सीटों पर दलित कैंडिडेट उतारे और दोनों आज की तारीख में जीत रहे हैं। तो ये जो PDA था इसने बदल कर रख दिया। अगर ये कैंडिडेट अपने अपनी जात बिरादरी के आधे आधे भी वोट ले आए तो मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम कमाल का होने वाला है। बाकी चंद घंटों में हम सब के सामने होगा। लालगंज सीट भी जीतेंगी। एटा सीट देवेश शाक्य बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, वो भी हम जीत सकते हैं। कुशीनगर सीट पर फाइट है। लालगंज सीट तो निकल जाएगी, ये देखा जा सकता है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी कि नहीं, बबीता गुप्ता पूछ रही हैं। बबीता जी, अगर सब कुछ ठीक रहेगा, ईमानदारी से काम होगा तो इंडिया गठबंधन को जनता खुद समर्थन दे रही है। देवरिया में फाइट है, रोहित कुमार जी देवरिया में फाइट है। कुशीनगर में भी फाइट है। फूलपुर में फाइट है क्योंकि वहाँ थोड़ा सा समीकरण बदला है, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन लड़ रहा है अच्छा चुनाव। फतेहपुर में बहुत मेहनत हुई है, निश्चित रूप से फतेहपुर जीतना चाहिए। चंदौली की स्थिति को स्पष्ट करें, संदीप यादव पूछ रहे हैं। संदीप जी, चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे का बहुत विरोध है, और अप्रत्याशित न हो महेंद्र नाथ पांडे को चुनाव लोग हरा दें और वीरेंद्र सिंह चुनाव जीत जाएं। कौशाम्बी भी बहुत अच्छी सीट है। कौशाम्बी में पुष्पेंद्र सरोज, इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं और पासी समुदाय से आते हैं, और वहाँ का समीकरण जो लोकल कैलकुलेशन बना है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। आंवला सीट बहुत मजबूत है। भारत की दशा और दिशा नाम का चैनल जिसने आंवला सीट पर नीरज मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत कमाल का चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत शानदार मिशन आंदोलन के नेता हैं, और मुझे उम्मीद है नीरज मौर्य सदन पहुंच रहे हैं। बाकी थोड़ी देर में बात आ जाएगी। महाराजगंज में फाइट है, सलेमपुर में भी फाइट है, और न्यूज़ क्लास, नवादा, आजमगढ़ तो जीत रहे हैं। अयोध्या सीट प्रीति यादव पूछ रही हैं। अयोध्या, मैं कह रहा हूँ अयोध्या में बहुत कांटे की टक्कर है, और आश्चर्य न हो कि अवधेश प्रसाद पासी चुनाव जीत जाए। जय जोहार मनीष जी, बदलाव होगा। मनीष जी, मुझे लग रहा है बदलाव होगा।
बलिया सीट पर फाइट है, मैंने बता दिया। बस्तर छत्तीसगढ़, बस्तर का इलाका, मैं छत्तीसगढ़ बहुत जा नहीं पाया, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी 2-3 सीटें समाजवादी कांग्रेस पार्टी गठबंधन जीत सकता है। कानपुर और अकबरपुर की स्थिति भी हमारे पक्ष में है, यानी इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। बदायूं में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव में जीत मिलनी चाहिए। ये मेरा मानना है। बनारस में मोदी का हारेगा क्या, फैज़ान आलम पूछ रहे हैं। अब अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो क्या ही कहा जाए। शाहजहांपुर की सीट पे फाइट है, लेकिन बहुत तगड़ी फाइट का मामला नहीं बन पाया। मछली शहर में प्रिया सरोज, अनिल कुमार जी, प्रिया सरोज एक मजबूत कैंडिडेट हैं, कम उम्र की, पढ़ी लिखी हैं, और वहाँ के जातीय समीकरण और लोकल समीकरण से वो भारी हैं प्रिया सरोज। अमेठी में आश्चर्यचकित न होइएगा, अमेठी में स्मृति ईरानी चुनाव हार जाए तो, ये मेरा आकलन है। बाकी सीटों का रिपीट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आधे घंटे हो गए। ये चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव था, मैंने करीब से देखा, बहुत नज़दीक से देखा, और चुनाव में जनता जीते, लोकतंत्र जीते, यही उम्मीद करेंगे। तो अपने चैनल पर लाइव इतना ही, बीच में अगर मौका मिलेगा तो फिर आऊँगा। तब तक आप सबको शुभकामनाएं कि रोटी पलटी जाए, संविधान महफूज रहे, लोकतांत्रिक संस्थाएं महफूज रहें, देश में मोहब्बत जीते, संविधान जीते। इसी शुभकामना के साथ हम सबको बधाई देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि शाम तक हम खुश, अच्छी चीज़ों के साथ, सुकून के साथ सोएं, ताकि आने वाले दिनों में सब मोहब्बत प्यार से रहें और संविधान जीत जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।